मोल कंसेप्ट में हमने मोल के बारे में देखा और हमने बहुत सारे क्वेश्चंस इसके प्रैक्टिस भी की है और हम ऐसे ही कम से कम और भी 10-15 क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद मैं आपको दूसरा कंसेप्ट बताऊंगी बिकॉज मैंने जैसे कि आपको बोला कि मोल कंसेप्ट इज ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस। और जहाँ पे जैसे अगर आपने कल की क्लास 22 तो आपने देखा होगा कि जितने अलग अलग तरह के क्वेश्चन थे उतने ही अलग अलग तरह के आपके कंसेप्ट भी थे। कोई भी अगर आप एक दूसरा क्वेश्चन अगर देखो तो नो टू क्वेश्चंस आर सिमिलर, कि हर एक क्वेश्चन से आप नया कंसेप्ट देखते थे। दो ही फॉर्मूले हैं लेकिन उसको करने के तरीके अलग अलग हैं। उन दो फॉर्मूले से क्वेश्चन अलग अलग पूछा जा सकता है। तो हम यहाँ पे इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि मैं अगर आपको डीपली दूं तो उसमें आपको कोई भी क्वेश्चन नया ना लगे, और अगर नया लगेगा भी तो इट विल बी फॉर योर प्रैक्टिस ओनली। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नया है जैसे इसमें से आपके दो क्वेश्चन नहीं हो पाए थे तो बहुत सारे बच्चे बोले थे कि दो क्वेश्चन नहीं हो पाए, तो दो क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया था कि आप 100% क्वेश्चन नहीं कर सकते। आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि हम टेस्ट करते हैं तो हम 100% क्वेश्चन ही करेंगे या क्वेश्चन ना हो तो घबराना नहीं है। ठीक है, आपने जितने क्वेश्चन आपको हो सकते हैं, जितने कंसेप्ट पढ़े उतने में मैक्सिमम बच्चों ने सारे क्वेश्चन किए। ठीक है, हम पढ़ रहे थे अब देखो मोल के बारे में, आज और भी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन। हम पढ़ रहे थे मोल के बारे में, तो देखो मोल, मोल को हम डिनोट करते हैं किसी एल से। अभी तक तो हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें मोल में फाइंडिंग द नंबर ऑफ मोल्स में यही वर्ड यूज करती है, मोल्स। ठीक है, लेकिन अगर कभी क्वेश्चन में आपको पूछे नंबर ऑफ ग्राम एटम, नंबर ऑफ ग्राम एटम, या पूछे नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल, ठीक है, या पूछे नंबर ऑफ ग्राम आयंस, ठीक है, तो ये तीनों चीजों का मतलब भी क्या होता है, मोल होता है। जो मॉडर्न नोटेशन है, जो मॉडर्न नोटेशन जो हम मोल का करते हैं, मोल तो बहुत पहले ही हमने डिफाइन कर दिया था, लेकिन जो मॉडर्न नोटेशन में ग्राम एटम कह लो अगर एटम के मोल्स की बात कर रहे हैं, ग्राम मॉलिक्यूल कह लो अगर मोल किसकी है, मॉलिक्यूल के मोल है, और अगर आयंस की मोल है तो उसको ग्राम आयंस कहेंगे। तो तीनों चीजों का मतलब एक ही है, क्या, नंबर ऑफ मोल्स। तो वेदर इट इज ग्राम एटम, ग्राम एटम का क्या मतलब है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स। ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ग्राम आयन का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस। ठीक है, अगर ग्राम इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूं मैं, तो मुझे बताओ 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन, कल हमने कुछ डिस्कशन किया था इलेक्ट्रॉन के, तो मुझे बताओ 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन कितना होता है, व्हाट इज 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन, चलो जल्दी से बताओ। वेरी गुड सुकन्या, ठीक है, हमने क्या डिस्कस किया था कि 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन, ग्राम इलेक्ट्रॉन को हूँ, ग्राम प्रोटॉन को हूँ, ग्राम न्यूट्रॉन को हूँ, अगर दोनों में ग्राम और ये साथ में यूज कर रही हूँ, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। तो 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, और ये कितने के बराबर होता है, 1 और ये वैल्यू कितनी होती है, 96500। आगे बात समझ में, आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज कर देगा ये पूछ के कि फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। ठीक है, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पे ग्राम निकालना है या नंबर ऑफ एटम निकालना है, वेट निकालना है या एन निकालना है, ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ निकालना, सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद एनी ऑफ दीस फीचर्स आस्क्ड इन अ क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है इतना सबको। क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, calculate total number of oxygen atoms in in a container, in a container which contains, calculate total number of oxygen atom in a container which contains 110 ग्राम of carbon dioxide, 110 grams of carbon dioxide, 96 ग्राम of ozone।
90 ग्राम ऑफ वाटर, 160 ग्राम of SO3 and 342 ग्राम of sucrose। क्वेश्चन समझ में आ गया? एक कंटेनर में ये सारी चीजें, ठीक है, इसमें हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, चलो 2 मिनट दे रहे हो, जल्दी से सॉल्व करो। चलो हो गया, मैं सॉल्व करूं। देखो हमारे क्या क्या सब्सटेंस की वैल्यू हम यहाँ पे लिखते हैं, सब्सटेंस क्या था और उसका मास क्या था। ठीक है, सब्सटेंस सबसे पहले हमारे पास था कार्बन डाइऑक्साइड, कितना 110। फिर हमारे पास क्या था, ओजोन था। ओजोन क्या होता है, O3, और ये कितना था 96 ग्राम। 90 ग्राम वाटर था, वाटर मतलब H2O था हमारा कितना 90 ग्राम। SO3 था हमारा कितना 160 ग्राम, और हमारे क्या था सुक्रोज था। सुक्रोज शुगर होता है, तो C12H22O11 था कितना 340। तो ये सारी चीजें आपको गिवन थी क्वेश्चन में। हमने क्या निकालना था, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, सबके मोल्स निकाल लेंगे। मोल्स कैसे निकालेंगे, ये गिवन मास अपॉन इसका मोलर मास। मोलर मास कितना हो जाएगा इसका 44। ठीक है, कितना हो जाएगा इसका, कितना होगा नंबर ऑफ मोल्स 5/2। ठीक है, O3 ये कितना हो जाएगा 96, और ये 16 3 कितना 48, ये कितना हो जाएगा। तो अगेन कमिंग ऑन टू मोल्स ऑफ H2O, ये हो जाएगा 90 अपॉन दैट इज 5 मोल्स। SO3 पर आते हैं तो ये हो जाएगा 160 ग्राम आपका गिवन है। ठीक है, और SO3 इसका कितना हो जाएगा, सल्फर का हो जाएगा 32 प्लस 48 कितना हो जाएगा आपका 80। अगेन ये हो जाएगा आपका 2, और आपको पता है ये ग्लूकोज सुक्रोज का याद ही हो गया होता है, ये हो गया 1। इतना क्लियर है सबको, ये नंबर ऑफ मोल्स आए। ठीक है, अब यहाँ से हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालते हैं। क्या निकालेंगे, हम सिस्टमैटिकली चलेंगे ताकि आप भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन करो और कोई सिली मिस्टेक नहीं। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, मतलब n निकालेंगे किसका, मॉलिक्यूल्स का। तो सिंपली हम मॉलिक्यूल का मोल निकाल लेंगे, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हम क्या कर देंगे, Na से मल्टीप्लाई करके। तो ये क्या हो जाएगा आपका 5/2 Na, ये हो जाएगा 2 Na, 5 Na, 2 Na एंड N। क्लियर है यहाँ तक के सबको? वेरी गुड निखिल। 30 नहीं 66 नहीं है आंसर, 66 नहीं है, कुछ मिस्टेक हो गया। अब यहाँ पे हम निकालते हैं नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। यहाँ पे हम NO एटम्स का निकालते हैं। ठीक है, अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड में जितना भी मोल होगा उसका क्या होगा, ट्वाइस होगा क्या आपका ऑक्सीजन का एटम। समीक्षा वेरी गुड, बिल्कुल सही। ठीक है, तो 5/2 Na, और ऑक्सीजन कितना है इनटू 2 कितना हो गया आपका 5 है। इसमें क्या है O3 ट्वाइस है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा आपका 6 है। यहाँ पर क्या है H2O सेम है, बराबर है, ये हो जाएगा आपका 5 है। SO3 मतलब जितना भी मोल होगा इसका ट्वाइस होगा, अगेन 6 है। और ये क्या हो जाएगा आपका Na, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 11, मतलब एक मोल शुगर में 11 मोल होता है इसका, तो कितना हो जाएगा 11 है। इन सबको ऐड कर देंगे 5 6 11 एंड देन 22, और ये 33 Na आ गया आपका आंसर। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, 33 Na होगा। हाँ, Na के टर्म्स में ही निकालो, क्योंकि मोस्ट प्रोबब्ली Na के टर्म्स डिपेंडिंग अपॉन योर ऑप्शन, लेकिन अभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, तो Na के टर्म्स में ही निकालो।
ऑब्जेक्टिव में तो फिर भी आपको दिख जाता। समझ में आ रही है आगे ये क्वेश्चन? ठीक है, इसमें बहुत सारे कंपाउंड्स गिवन थे और इसमें सबके अलग अलग ऑक्सीजन के एटम्स थे और हमने सारा सिस्टमैटिक किया, तो हमारी एक भी चीज नहीं छूटी, हमने सारा ही कवर कर लिया कि एनी का राइट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया? देखो ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे, जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे डिपेंडिंग अपॉन इट्स कंपाउंड, उसका एटॉमिसिटी ऑक्सीजन का कितना है उतना ही क्या हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स। कार्बन डाइऑक्साइड में एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन कितना है 2, मतलब जितना भी मोल होगा कार्बन डाइऑक्साइड का उसका ट्वाइस मोल होगा किसका, ऑक्सीजन का, तो नंबर भी क्या हो जाएगा ट्वाइस। तो ये है आपका 5/2 Na कार्बन डाइऑक्साइड, इसका ट्वाइस नंबर हो जाएगा आपका इसका नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, तो ये हो गया आपका 5N। कमिंग ऑन टू ओजोन, ओजोन O3 होता है, एक ओजोन में कितने 3 होते हैं ऑक्सीजन के एटम्स, एक मोल में 3 मोल, तो 2 मोल में कितने हो जाएंगे 6 मोल, ठीक है 6 मोल। H2O में तो देखो एक मोल में एक ही ऑक्सीजन का एक मोल एटम है, इसलिए वो बराबर ही रहेगा। SO3 में भी थ्राइस है, ठीक है, एक मोल SO3 में थ्राइस मोल हो जाएगा किसका, ऑक्सीजन का, तो इसको हमने 3 से अगेन कर दिया है मल्टीप्लाई 6 से। इसमें क्या है, एक मोल शुगर में 11 मोल ऑक्सीजन का होता है, C12H22O11, O11 का क्या मतलब है कि एक मोल शुगर में 11 मोल ऑक्सीजन का होगा, ठीक है, तो अगर एक मोल है तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 11 है, ठीक है, हमने सबको ऐड कर दिया है, हमारा नंबर क्लियर है सबको? ठीक है, आगे चले, इसी क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में लिखो व्हाट शुड बी द मास ऑफ ग्लूकोज, मैं लिख लेती हूँ, ये मैं रब कर दूंगा, नोट कर लिया सबने? इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है व्हाट शुड बी द मास ऑफ ग्लूकोज, क्वेश्चन इसी का सेकंड पार्ट है, व्हाट शुड बी द मास ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, हमें मास पूछ रहा है किसका, ग्लूकोज, which contains same number of oxygen atoms as in the above question। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? मैंने क्या बोला है कि मास ऑफ ग्लूकोज कितना होगा अगर उसमें ऑक्सीजन एटम्स कितना हो 33 Na। अब क्वेश्चन जो इससे पहले क्वेश्चन किया था तो उसमें ऑक्सीजन का कितना आया था 33 Na आया था नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, तो उतने ऑक्सीजन एटम्स अगर हम ग्लूकोज में लेंगे तो उसका मास कितना होगा, चलो सॉल्व करो, 1 मिनट, सारे बच्चों ने क्वेश्चन ट्राई करना है, ठीक है, आप लोग ये क्लास में बैठा करो तो एक रफ कॉपी लेकर बैठा करो ताकि क्वेश्चंस ट्राई करते रहो साथ साथ, ये तो कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन का मीनिंग है ये है कि हमें मान लो एक कंपाउंड है ग्लूकोज का, ठीक है, उसमें हमको सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स जो पहले थे इससे 33 Na, ग्लूकोज का मास कितना होना चाहिए, हमें ग्लूकोज में नंबर ऑफ एटम्स पता है, ठीक है, और हमें मास पूछ रहा है, ठीक है, हमने क्या बोला था जब भी नंबर ऑफ एटम्स पता हो और मास पूछ रहा हो तो हमारा प्रोसीजर क्या रहेगा, हम नंबर ऑफ एटम्स से नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे और वहां से मास निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन पता है कितना 33 है, 33 Na से आपने क्या निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, पहले ऑक्सीजन निकालोगे फिर वहां से क्या निकालोगे उसके एटॉमिसिटी से डिवाइड करके क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज। चलो 1.27 नहीं ग्लूकोज की बात कर रही हूँ, C6H12O6, 6 मोल ऑक्सीजन होंगे, हाँ पुलकित शर्मा वेरी गुड, जो भी बेसिक है ना सारे बेसिक से चलो, क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, क्वेश्चन समझो, टेक योर टाइम एंड सॉल्व, मैं तो तुरंत सॉल्व कर दूंगी, बात तब बनेगी जब आप सॉल्व करने लगो। 5.5 बेटा 5.5 मोल्स आ रहे हैं, ठीक है, मोल्स को अगर हमें क्या निकालना मोल से
मास निकालना हो तो मोलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं। 5.5 देखो हम मोल निकाल रहे हैं 5.5, महक नहीं, इतना कोई इसको कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं। देखो एक मोल ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या होता है C6H12O6, एक मोल ग्लूकोज में 6 मोल ऑक्सीजन होता है कि नहीं होता है? इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ये कैसे लिख रही हूं मैं, ये सबको समझ में आ रहा है? एक मोल ग्लूकोज में 6 मोल होगा ऑक्सीजन का, ठीक है? तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि 6 मोल ऑक्सीजन का मिलके क्या बनाएगा, 6 मोल ऑक्सीजन का मिलके बनाएगा 1 मोल ग्लूकोज का। तो अगर 1 मोल ऑक्सीजन का हो तो कितना बनेगा, 1/6 मोल ऑफ ग्लूकोज। आगे बात समझ में आई थी? अगर 1 मोल यूनिटरी मेथड 6 मोल से 1 मोल बन रहा है तो 1 मोल से 1/6 मोल ग्लूकोज बनेगा। हमारे पास कितने हैं, 33 Na ऑक्सीजन है, 33 Na ऑक्सीजन है। अगर यहाँ से हमें मोल निकालना है तो हम क्या करेंगे, सीधे Na से डिवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हमें पता चल जाएगा 33। इतना क्लियर है सबको? ग्रेसी, वेरी गुड, ठीक है। तो 33 मोल ऑक्सीजन के लिए, 33 मोल ऑक्सीजन के लिए कितना मोल ग्लूकोज हो जाएगा, 1/6 into 33 मोल ग्लूकोज, 1/3 5 में जाएगा, कितना हो जाएगा 5.5 मोल। अब जब भी मोल से हमें मास निकालना है तो हम उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। हमें ये पूछ रहा है, ये हमें पता है, ये भी हमें पता है, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वेट क्या हो जाएगा, 5.5 इंटू ग्लूकोज का क्या होता है 180, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 990 ग्राम। किसी को कोई डाउट हुआ है इस क्वेश्चन समझने में, कोई डाउट है? सबको समझ में आ गया? बेसिक यूनिटरी मेथड आपने अप्लाई करना है, और जो ये फॉर्मूला है वो ध्यान में रखना है, ठीक है? जो दो फॉर्मूले हैं वो समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि दो ही फॉर्मूले, लेकिन उसको अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है? हर क्वेश्चन में आपको अलग अलग तरीका आएगा उसको अप्लाई करने का, ठीक है? वो आना चाहिए हमें। बहुत सारे बच्चों ने सॉल्व भी किया है, नहीं भी सॉल्व किया है, इसलिए हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि आप हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया समझ में आ गया। हमें देखो फिर से एक बार रिवाइज करा देते, नंबर ऑफ एटम्स गिवन किसका, ऑक्सीजन का। हमें क्या पूछ रहा था, मास ऑफ ग्लूकोज। मैंने आपको वो जो एक फ्लो चार्ट कराया था ना, ये वाला याद आ रहा है? मैंने बोला था कि ये वाला रास्ता क्या ब्लॉक है, हमें क्या करना होगा, यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा और यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा, है ना? तो हमें नंबर ऑफ एटम्स पता था, नंबर ऑफ एटम्स से हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले, 33 Na से हमने मोल्स निकाले कैसे, डिवाइडेड बाय Na करके, ठीक है? n by Na तो होता ही है नंबर ऑफ मोल्स, तो यहाँ से हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाला। अब ये नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन एटम का है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम है, तो यहाँ से मोल भी किसका निकलेगा, ऑक्सीजन एटम का मोल, ठीक है? अब ऑक्सीजन एटम का मोल निकल गया, उसके बाद हमने ग्लूकोज का मोल निकाल लिया, कैसे, ऐसे। क्लियर है सबको? किसी को कोई भी डाउट है अभी पूछ लो, सबको क्लियर होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि अभी हम बहुत छोटी छोटी चीजों पे गौर कर रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट भी है। आगे चले, देखो एक ही क्वेश्चन को कितना सारा वेरिएशन करके दे सकता है, कितने सारे उसमें नए क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है? आप देखा करो कि क्वेश्चन बनाया तो क्यों बनाया, इसका क्या मेन रीजन क्या होगा क्वेश्चन बनाने में, ठीक है? उसका आंसर बाद में, पहले क्वेश्चन को थोड़ा एनालाइज किया। 180 इज द मोलर मास, 180 कैसे आया देखो, 6 इंटू 12 कितना होता है 72 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 16 कितना हो जाएगा 96। तो ये सब मिला के कितना होगा 1, दैट इज द मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। यस, W रिप्रेजेंट्स द गिवन मास, ठीक है, जो आपसे पूछ रहा है, और M इज द मोलर मास। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, सबको क्लियर है ये क्वेश्चन? चलो लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिखो, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट
should be the mass of ethane? What should be the mass of ethane? ethane आपने पढ़ा होगा 10th में पढ़ा होगा, क्या होता है ethane? Which contains same number of hydrogen atoms as in 80 gram of methane. देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा मतलब अगेन यू concept, ठीक है। व्हाट शुड बी द मास ऑफ इथेन? इथेन बताओ क्या होता है, सारे बच्चे मुझे बताओ इथेन क्या होता है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इथेन? C2H6, okay, very good, C2H6. And what is the formula for methane? CH4, ठीक है। हमें क्या करना है कि हमें मास पूछ रहा है किसका, इथेन का, which contains same number of hydrogen atoms as in 80 ग्राम of methane, ठीक है। ये क्वेश्चन ट्राई करो 1 मिनट में, बताओ समझ में आ रहा है सबको क्वेश्चन? किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है पता नहीं क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है क्या पूछ रहा है? अगर ऐसा है तो फिर से बता दो, मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूं। क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, मैं सुनो, इसमें बोल रहा है कि हमने मीथेन लिया, कितना लिया, 80 ग्राम। इसमें कुछ हाइड्रोजन के एटम्स होंगे, कितने हाइड्रोजन के एटम्स होंगे, जिसमें इसके हाइड्रोजन के एटम्स और इसके हाइड्रोजन के एटम्स अगर बराबर हो जाए तो इसका मास क्या होगा। ठीक ग्लूकोज वाला जो क्वेश्चन था ना, वैसे ही करेंगे इसको, कि हमें इथेन का कितना मास ले, ताकि 80 ग्राम इथेन में जितना हाइड्रोजन एटम्स आ रहे हैं उतने ही आए किसमें, इसमें। मास पूछ रहा है, देखो मास, हमें मास पूछ रहा है, ठीक है। मैं अभी सॉल्व करती हूँ, देखो पहला तरीका है, पहला तरीका ये है जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। अभी तक हम क्या करते आ रहे थे कि नंबर ऑफ मोल्स निकाले थे सबसे पहले, तो हमें 80 ग्राम गिवन है, यहाँ से हम सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाले, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन आएगा, ठीक है। ध्यान से सुनना, यहाँ से पहला तरीका ये है कि हम गिवन मास से नंबर ऑफ मोल्स निकालें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन निकालें, फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन के 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा ना, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन को इसके नंबर ऑफ मोल्स से क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, ठीक है। यही करते थे हम। अब मैं क्या करती हूँ, इस क्वेश्चन को एक लाइन में आपको बताती हूँ कि एक लाइन में इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो मान लो ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन में हाइड्रोजन कितना होगा, अभी मैं सॉल्व कर रही हूँ, सॉल्व करके आंसर मैं बताती हूँ, ठीक है। मैं अभी जो पूछ रही हूँ वो बताओ, हाइड्रोजन कितना होगा, 6 टाइम्स होगा, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 6 इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन, ये क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ये चीज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हो गई कि नहीं, ठीक है। अब अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन को Na से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, और हमें क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन मीथेन बराबर होने चाहिए। तो मीथेन में क्या हो जाएगा, अगर n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन, तो इसमें हाइड्रोजन एटम्स कितने हो जाएंगे, मीथेन में हाइड्रोजन एटम्स कितने हो जाएंगे, 4 टाइम्स, तो 4 इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन लिख सकती हूँ। अब इसको मैं, मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, तो Na से मैंने क्या मल्टीप्लाई कर दिया, यही तो बोल रहे क्वेश्चन में आपको। अब हमें क्या करना है, इसको हमें सिंपली सॉल्व करना है। ये वाली लाइन क्लियर है सबको, बताओ ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी 2-3 क्लास के बाद हम देखेंगे। महक आपको क्लियर है, ये जो मैंने अभी लाइन लिखी इससे आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो ये हम 3-4 क्लास के बाद पीओएसी भी पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कंजर्व हो रहे हैं,
मतलब इसके मीथेन के और इथेन के एटम्स कंजर्व हो रहे हैं, ठीक है, वो हम नेक्स्ट अलग क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये क्वेश्चन भी हम वैसे ही सॉल्व करते हैं। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 6 into नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन क्या हो जाएगा, गिवन मास जो कि हमें नहीं पता तो W, और मोलर मास क्या हो जाएगा इसका 12 into 2 that is 24, 24 plus 6 30, और इसका तो आपको पता ही होगा कितना होता है 60, तो W upon 30 ये नंबर ऑफ मोल्स हो गया, Na से Na तो कट ही गया था यहाँ पे दोनों साइड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 into ये हमें गिवन वेट है कितना 80 ग्राम, तो 80 ग्राम अपॉन मोलर मास कितना हो जाएगा इसका 16, इसको हम सॉल्व कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 5 में जाएगा और ये जाएगा 5 में, तो W क्या आ जाएगा 100। सिंपल एक लाइन में क्वेश्चन हो गया, नहीं तो आप क्या करते पहले मीथेन से आप क्या करते हाइड्रोजन पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन निकालते, फिर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स निकालते, फिर यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स को 6 टाइम्स करके निकालते, फिर नंबर ऑफ मोल्स निकालते, फिर मास निकालते। यहाँ पे आपका एक लाइन में ये क्वेश्चन सॉल्व। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ एक बार फिर से समराइज करती हूँ पूरे क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट शुड बी द मास ऑफ इथेन, ठीक है, हमसे मास ऑफ इथेन पूछ रहा है which contains same number of hydrogen atoms as in 80 grams of methane, मतलब 80 ग्राम मीथेन में जितने हाइड्रोजन एटम्स हो उतने ही इथेन में हो, तो उसका इथेन का वेट कितना होगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो जितने भी मोल्स होंगे इथेन के उसके 6 टाइम्स क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, हमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स दोनों में क्या बराबर करना, इथेन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि इथेन में और मीथेन में दोनों में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बराबर, तो दोनों में हम सिंपली नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स निकाल लें, तो अगर इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन है NC2H6, तो इसमें हाइड्रोजन एटम्स क्या होंगे 6 टाइम्स होंगे नंबर ऑफ मोल्स के, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या आ गया नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, इसको इससे हमें क्या निकालना है नंबर ऑफ एटम्स, तो इसको Na से मल्टीप्लाई कर, ये किसके बराबर होना चाहिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन मीथेन, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन उसका 4 टाइम्स क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितना हो जाएगा, बस ये चीज है, इसको हमें सॉल्व करना, ठीक है। अभी हम एक और क्वेश्चन ऐसे करेंगे, अब आप खुद ही सॉल्व करोगे ऐसे क्वेश्चन को एक और सेम टाइप का, ठीक है, आगे बात समझ में, ठीक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था ये, जो आपका पिछले से थोड़ा हटके था ये कॉन्सेप्ट, लेकिन आपने कोशिश करना है कि जहां पे भी एटम्स नंबर ऑफ एटम्स बराबर करे वहां पे ये वाला कॉन्सेप्ट लगा दे इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द लेंथी वन, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द वेट ऑफ, ये क्वेश्चन नंबर 4 होगा, कैलकुलेट द वेट ऑफ फास्फोरस मॉलिक्यूल, मुझे बताओ फास्फोरस मॉलिक्यूल क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं फास्फोरस मॉलिक्यूल को, ठीक है वेरी गुड, P4, ठीक है, PO4 नहीं, फॉस्फेट नहीं, फास्फोरस मॉलिक्यूल, कैलकुलेट द वेट ऑफ फास्फोरस मॉलिक्यूल that is P4 which contains same number of phosphorus atoms as in, ठीक है, same number of phosphorus atoms in P4 molecule as in 98 gram of H3PO4, 68 gram of PH3 and 568 gram of P4O2। आगे बात समझ में,
इन सब में जितना फास्फोरस मॉलिक्यूल फास्फोरस एटम हो और इसमें जितना फास्फोरस एटम हमें दोनों को इक्वल करना है, ठीक है। और हमसे क्या पूछा है, मास पूछा है किसका, फास्फोरस मॉलिक्यूल का। अगेन वी विल अप्लाई द सेम कांसेप्ट। चलो सॉल्व करके बच्चों, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। उसमें क्या था, सिर्फ इथेन और मीथेन था, इसमें फास्फोरस मॉलिक्यूल और इतने सारे कंपाउंड। तो इतना प्लस इतना प्लस इतना करना पड़ेगा, सब में नंबर ऑफ एटम्स से करा। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान रखना, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। P4O10 के मॉलिक्यूलर मास में देखो, हमने इसमें सिंपली क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ फास्फोरस किसमें, इन P4 is equal to number of atoms of phosphorus। number of atoms यहाँ से दिख रहे हैं, यहाँ पे लिखती हूँ मैं। हमें सिंपली क्या करना है इसमें, number of phosphorus atoms in P4 is equal to number of phosphorus atoms in H3PO4। कितना, 80 ग्राम ऑफ H3PO4 प्लस 68 ग्राम ऑफ PH3 प्लस 568 ग्राम ऑफ P4O10। कितना आ रहा है आंसर आपका, समझ में आ गया आपको, नंबर ऑफ P एटम्स इन P4, ठीक है। अब इसमें जितना भी नंबर ऑफ मोल्स होगा, वेरी गुड निखिल। समीक्षा, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया आपका, अभी हम देखते हैं कहाँ पे। अब देखो P4 मॉलिक्यूल, P4 का जितना भी मोल होगा उसके 4 टाइम्स कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P एटम्स आ जाएंगे, ठीक है। एक बच्चे का कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, बाकी सबका कैलकुलेशन मिस्टेक लग रहा है मुझे, ठीक है। ठीक है, मैं सॉल्व कर रही हूँ। ये समझ में आ गया, ये मैंने जो लिखा है ये लाइन, एवरीबॉडी इज क्लियर? ठीक है। अब देखो जितना भी P4 का मोल होगा उसका 4 टाइम्स कर दूंगी तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P एटम्स आ जाएंगे, और उसको Na से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ फास्फोरस आ जाएंगे। क्लियर है ये? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जितना भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P4 होगा, ठीक है, उसको मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फास्फोरस, ठीक है। और अगर इसको Na से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ फास्फोरस आ गया। सिमिलरली अब इसमें आते हैं, इसमें कितना है, इसमें एक ही फास्फोरस है, तो जितना भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H3PO होगा उसको मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या, फास्फोरस एटम से। और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी एक ही है, तो जितना भी PH3 का मोल होगा उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फास्फोरस एटम्स इन PH3 आ जाएगा। अगेन इसमें 4 टाइम्स है, मतलब जितना भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P4O10 होगा उसको मैं अगर 4 टाइम्स कर दूंगी तो नंबर ऑफ फास्फोरस एटम्स यहाँ आ जाएगा। और अगर मैं सबको Na से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ फास्फोरस आ जाएगा, ठीक है। Na से Na कैंसिल हो गया। अब आपने सबकी वैल्यू से आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो, ठीक है। हमसे वेट पूछ रहा है, इसका मोलर मास आपको पता है, ठीक है। 4 into W by में क्या लिखूंगी, मोलर मास ऑफ W by, जल्दी बताओ, मोलर मास ऑफ, एक्चुअली ये भी मैंने देखी होगी। वेरी गुड, ठीक है। हम क्या करेंगे यहाँ पे, मोलर मास ऑफ P, नो निखिल जिंदल, मोलर मास ऑफ P4 लेंगे हम, ठीक है, बिकॉज हम यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका 31 into 4, ठीक है, दैट इज 124। यहाँ पर आएंगे 1 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, Na से हमने कर दिया, ये क्या आ जाएगा 98 ग्राम, दैट इज गिवन मास। और मोलर मास कितना होता है इसका,
H3PO4 का इसका कितना होता है मोलर मास 98, ठीक है। और इसका कितना होता है 31 + 3 34, और इसका कितना हो जाएगा P4 रोटेट का कितना होगा जल्दी बताओ। वेरी गुड 284। अब सबकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, सबसे नंबर ऑफ फोल्स निकालते हैं। 98/98 प्लस 68/34 प्लस 4 into 568, दिख रहा है यहाँ पे सबको, प्लस 4 into 568/284। ये हो गया 1, ये हो गया 2, और ये भी हो गया 2। तो ये क्या हो गया 4 से 4 कैंसिल, W/51 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 प्लस 8 मतलब 11। तो W इज इक्वल्स टू 31 into 11, कितना हो गया आपका आंसर 341। समझ में आया ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। उन दो फॉर्मूले से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। और ये दो फॉर्मूले आप सोचो, आज ये दो फॉर्मूले आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था, लेकिन देखो क्वेश्चन के वेरिएशन कितने हैं, और ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। समझ में आ गया सबको, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो फिर से मैं बोल सकती हूँ। नोट कर लिया सबने? समीक्षा हमने क्या किया है, हमें क्या बोल रहा है कि वेट ऑफ फास्फोरस बोल रहा है, और बोल रहे हैं कि जितना एटम नंबर ऑफ एटम्स P4 में होगा उतने ही नंबर ऑफ एटम्स कितने हो 98 ग्राम ऑफ H3PO4 प्लस 68 ग्राम ऑफ PH3 प्लस 568 ग्राम ऑफ P4 होगा। हमसे क्वेश्चन में ये गिवन है कि नंबर ऑफ एटम्स इन दोनों में क्या होगा बराबर होगा, तो उसको ही हमने एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया है कि नंबर ऑफ फास्फोरस एटम्स इन P4 is equals to number of phosphorus atoms in H3PO4 plus PH3 plus P4 होगा, ठीक है। अब नंबर ऑफ फास्फोरस एटम्स क्या होगा, जितना फास्फोरस मॉलिक्यूल का नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसके 4 टाइम्स क्या हो जाएगा नंबर ऑफ फास्फोरस एटम्स हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या होगा H3PO4 में एक ही फास्फोरस है, मतलब एक मोल H3PO4 में कितना होगा 1 मोल ही फास्फोरस का एटम होगा, और इसमें भी क्या है एक ही चीज है, इसलिए 1 मोल ऑफ PH2 will contain only 1 mole of phosphorus atom। लेकिन P4 होटल में अगेन फास्फोरस क्या है 4 टाइम्स है, इसीलिए नंबर ऑफ मोल ऑफ P4 होटल का 4 टाइम्स हो जाएगा नंबर ऑफ फास्फोरस। ये हमने इसको सारे इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया, सारी चीजें हमें गिवन थी और हमें इसका गिवन मास निकालना था, हम सॉल्व किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन लिखो, देखो फ्रॉम 22 ग्राम from 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, हमारे पास 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड था, 3 into 10 का पावर 22 molecules of CO2 are removed, ठीक है। इतने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में से हमने इतने मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर दिया, ठीक है। कैलकुलेट द मास, calculate the mass and moles of remaining CO2. Again, a new question with a new concept, but the same formulas will be used. चलो सॉल्व करो। तो ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे आज के क्लास का। प्लीज अब मुझे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं चाहिए आपके क्वेश्चन। अब हम बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं और अभी प्रैक्टिस करनी है, लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक करते रहोगे तो कैसे काम चलेगा। तो प्लीज अपने क्वेश्चन फिर से करो ओम, और मुझे फिर आंसर बताओ। कॉन्सेप्ट कितना भी सही हो, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दोगे तो रॉन्ग इज रॉन्ग।
देखो मैंने पूछा क्या है, आप बता क्या। मैंने पूछा है मास और मोल्स, और 1/10 Na ना तो मास है ना तो मोल्स है। ठीक है समीक्षा, वेरी गुड। देखो चलो क्वेश्चन करते हैं। 22 ग्राम CO2 में हम पहले देख लेते हैं कितने टोटल पार्टिकल्स थे, ठीक है, और उसमें से कितना हटा दिया और कितना फिर बचा। देखते हैं कितना हटा दिया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 क्या हो जाएगा 22, और मोलर मास आपको इसका पता है कितना होता है 44। तो हमारे पास क्या था, हाफ मोल था। हाफ मोल CO2 का मतलब हाफ Na पार्टिकल्स थे, मतलब हाफ Na क्या था, Na की वैल्यू रख दो। वैल्यू क्या होगी इसकी 6 into 10 का पावर 23, मतलब 3 into 10 का पावर 23। टोटल मॉलिक्यूल्स कितने थे हमारे पास 3 into 10 का पावर 20। अब 3 into 10 का पावर 23 में से 3 into 10 का पावर 22 हटा दिया गया। गलत है, गलत है। यहाँ तक आया, सभी सभी को समझ में आया कि टोटल मॉलिक्यूल हमारे पास कितने हैं 3 into 10 का पावर 23। ठीक है, तो टोटल मॉलिक्यूल्स में से इतना हटा दिया गया, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने रिमेनिंग, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिमेनिंग कितने हो जाएंगे, जितने थे 3 into 10 का पावर 23 था, और इसमें से इतना हमने हटा दिया। ठीक है, हाँ सही, अब सही आया। किसका आया 19.8। हाँ निखिल, अब सही आया आपका। इसमें से हटा दिया हमने तो कितना हो गया 3 into 10 का पावर 22 कॉमन ले लेते हैं, सबका मुझे लग रहा है माइनस करने की गलती आएगा, तो ये हो जाएगा 10 और यहाँ पर 1, तो ये क्या आ गया 27 into 10 का पावर 22, या फिर इसको मैं लिख सकती हूँ 2.7 into 10 का पावर 22। इतने सारे मॉलिक्यूल्स जो है हमारे वो बच गए, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, फिर डिवाइडेड बाय n, तो n रिमेनिंग अपॉन Na हमारा आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स रिमेनिंग। तो ये क्या हो जाएगा 2.7 into 10 का पावर 23 अपॉन 6 into 10 का पावर 23, ये कैंसिल हो जाएगा 27/60, तो ये हो जाएगा 9/20। ठीक है, 3 में जाएगा तो 9/20 कितना होता है 0.4। इतने मोल्स बचे। अब मोल से हमें क्या निकालना है, मास निकालना है। मोल से मास निकालना है, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.45 into 44, ये आ जाएगा आपका 19.8 ग्राम। क्लियर है सबको। अब देखो जितने भी क्वेश्चन मैंने आज किए, सारे क्वेश्चन आपके नीट और जेईई मेन में आए हुए हैं क्वेश्चन। ठीक है, और ये क्वेश्चन सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसलिए आप अभी ये सारे क्वेश्चन जब तक आपके ये आपका वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं आ जाता है, तब तक आप खुद से प्रैक्टिस करो। इसमें हमने कुछ नहीं किया, कितने मॉलिक्यूल्स थे उसमें से हमने कितने हटा दिए। ठीक है, आपके पास 10 रुपए थे, मैंने 5 रुपए ले लिए। ठीक है, आपके पास फिर कितने बचे 5 रुपए बचे, तो यही है कितने मॉलिक्यूल्स थे उसमें से कितने हमने हटा दिए, तो कितने बच गए, कितने बचे। अब ये क्या है, हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से मोल्स निकालने के लिए क्या कर देते हैं n/Na, तो n/Na कर दिया हमने, तो ये आपके नंबर ऑफ मोल्स आ गए। नंबर ऑफ मोल्स से अगर हमें मास निकालना होता तो हम क्या करते थे, उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक होगी। आपने सारे क्वेश्चन फिर से प्रैक्टिस करने हैं, और जो भी नोट्स बना रहे हो वो आज मुझे शेयर करो। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक नए नोट्स अपने शेयर किए हैं प्लीज शेयर करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले कि आप कुछ कर रहे हो क्लास।